राम राम सा। जय माता दी। क्या हाल है? बढ़िया है। और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन सेल पढ़ रहे थे और सेल के अंदर मैं आपको कल प्लास्टिड के बारे में पढ़ा रही थी, तो एक बार रिवाइज करवाती हूँ, मेरे साथ साथ बोलना। प्लास्टिड वर्ड किसने दिया था? हैक्कल ने। और प्लास्टिड या लवक मैंने आपको कितने बताए थे? 3। कौन कौन से बताए थे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था सभी ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, ना कि ओनली पत्तियों में। जड़ में भी होता है, तने में भी होता है और फलों में भी होता है। सिंगाड़ा होता है ना, सिंगाड़े आने वाले हैं। अब सिंगाड़े को बोलते हैं ट्रापा। सिंगाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब उसकी रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है ना, तो सिंगाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था क्रोमोप्लास्ट के बारे में, जो अलग अलग रंग देता है, और क्रोमो शब्द रंगों के लिए ही होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है वो भूमिगत भागों में पाया जाता है और 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट होता है एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट होता है प्रोटीन का संचय, इलियोप्लास्ट होता है वसा का संचय, और एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, इलियोप्लास्ट वसा का, और एल्यूरोप्लास्ट होता है। इतना आप समझ गए थे। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी बॉटनी के अंदर, जहां पर अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में पूरी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी क्लोरोप्लास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया है, वो मैं अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि उसको अपन जब बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां पर फोटोसिंथेसिस में पूरी स्ट्रक्चर तो पढ़नी पड़ेगी ना अपने को, तो वहां पे पढ़ लेंगे। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और क्लासेज आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने सेल को आराम आराम से और सारी चीजों को एक एक करते हुए पढ़ाया है, तो आपको धीरे धीरे सारा क्लियर हो रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्लासेस थी, मतलब मैंने बिल्कुल 6 से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, और अब मैंने 11 12th को भी टच किया है। ऐसा नहीं कि जनरल क्लासेस चल रही हैं तो केवल 9 10th ही, नहीं, मैंने 11 12th को भी टच करवाया है। अब आगे देखो, देखो अब मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ कि अब सेल ही पढ़ रहे हैं, अभी सेल ही चलेगी। अभी तो सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे अपन, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मतलब क्वालिटी मेंटेन करनी है तो टाइम लग जाए। क्लास से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दीबाजी मत करना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, सेल के अंदर अपन ने सारे कोशिकांग पढ़ लिए हैं, अभी सेल डिवीजन पढ़ना है, लेकिन अभी तक अपन ने मेन कोशिकांग न्यूक्लियस नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको अब सीक्वेंस बताती हूँ कि न्यूक्लियस के साथ साथ कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले तो देखो, अपन पढ़ रहे थे कोशिका, सेल पढ़ रहे हैं ना। कोशिका के अंदर अब अपन क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। कोशिका के अंदर अब अपन क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र। ये मैं आपको बता रही हूँ, जब पढ़ाऊंगी तो आप मुझे अब आंसर देना। मैं आपसे पूछूंगी गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं, तो आप मुझे बताओगे केंद्रक के अंदर। गुणसूत्रों पर रेखाओं के रूप में कौन होते हैं? जीन। गुणसूत्रों पर रेखाओं के रूप में जीन। और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा आरएनए। देखो, अपने कोशिका स्टार्ट किया था, सेल के अंदर आएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स पर लीनियर अरेंजमेंट किसका होता है? जीन्स का। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। आरएनए से बनती है प्रोटीन। प्रोटीन किसकी तरह काम करेगी? तो प्रोटीन काम करती है एंजाइम की तरह। प्रोटीन काम करता है एंजाइम की तरह। और एंजाइम का काम क्या होता है? तो एंजाइम का काम होता है सभी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाना। एंजाइम का काम है सभी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाना। समझ गए क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाने का काम करते हैं एंजाइम। एक लाइन सुनो मेरी, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं।
समझ गए क्या? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एक एक्सेप्शन एंजाइम होता है राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम होता है जो आरएनए से बना होता है। लिख लो कॉपी के अंदर, और मैं जो लाइन लिख रही हूँ वो भी सुन लो। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने हैं, लेकिन एक्सेप्शन होता है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एक्सेप्शन एंजाइम है। और ये राइबोजाइम किसका बना होता है? राइबोजाइम आरएनए का बना एंजाइम होता है। समझ गए? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं और कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन में सारा आ जाता है ना, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही होती हैं। ये तो हैं लार्ज अणु, बड़े अणु, और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में टूट जाएंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो इधर, ये तो है भोजन का बड़ा अणु, ये टूटता है और किस में बदल जाता है? छोटे अणुओं में बदल जाता है। छोटे अणु होते हैं, जुड़कर किस में बदल जाते हैं? बड़े अणु में। बड़े अणु का छोटे अणु में बदलना क्या कहलाता है? अपचय। और अपचय को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। बड़े अणु का छोटे अणु में बदलना क्या कहलाता है? अपचय या कैटाबॉलिक। छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? उपचय। और इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। और सुनो, अपचय और उपचय मिलाकर क्या कहलाती हैं? उपापचय। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। समझ गए क्या? भोजन में जो आपने बड़े अणु लिए वो टूट के छोटे अणु बने, ये कहलाता है अपचय। छोटे अणु होते हैं, ये जुड़कर बड़े अणु बनाते हैं, ये कहलाता है उपचय। एंड कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलाकर क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। इतना आप समझ गए? अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, वहां बैठे बैठे आंसर देना। अपने शरीर में अपन खाना खाते हैं, उसका क्या होता है? पाचन, डाइजेशन होता है ना। तो भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? अपचय अभिक्रिया है या उपचय अभिक्रिया है? बताओ, डाइजेशन ऑफ फूड कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। बताओ, दोनों में से एक आंसर बताओ। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया, होशियार हो गए आप तो। भोजन का पाचन, पाचन का मतलब ब्रेकडाउन। फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, तो ये तो फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई ना। तो मैं अपचय का उदाहरण क्या लिख रही हूँ? डाइजेशन ऑफ फूड, पाचन। और मेरी बात सुनो, अपचय में भोजन टूट रहा है, भोजन टूट रहा है तो फिर इसका मतलब अपचय को मैं विखंडन अभिक्रिया लिख दूं क्या? तो अपचय कैसी अभिक्रिया हो गई? विखंडन अभिक्रिया। समझ गए ना? अपचय का मतलब टूटना, तो डाइजेशन ऑफ फूड इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। और अपचय में भोजन टूट रहा है तो इसको विखंडन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। उपचय होती है निर्माणकारी अभिक्रिया। उपचय है निर्माणकारी या संश्लेषण अभिक्रिया। उपचय होती है जिसमें छोटे अणु बड़े अणु बनाते हैं, तो ये निर्माणकारी या संश्लेषण अभिक्रिया है। अब मेरी बात सुनो, पौधों में भोजन कैसे बनता है? हाँ, ये तो आप जानते हो ना, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। सनलाइट की प्रेजेंस में पौधा ग्लूकोज बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन का क्या होता है? निर्माण। तो एनाबॉलिक रिएक्शन एक निर्माणकारी अभिक्रिया है। तो मैं एनाबॉलिक का एग्जाम्पल लिख दूं क्या? फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिक का एग्जाम्पल अपन फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख लेना। एनाबॉलिक रिएक्शन का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। समझ गए मेरी बात को? अब सीक्वेंस सुनो, अपने को क्या पढ़ना है। सेल में कोशिकांग तो अपन पढ़ ही रहे थे। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अपन क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्रों के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? जीन। जीन के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो फिर आरएनए पढ़ेंगे, और आरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनती है ये पढ़ेंगे। तो अब अपना ये पोर्शन बाकी है अभी सेल में, फिर इसके बाद में सेल डिवीजन आएगा। फिर मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक होती है विखंडन अभिक्रिया जैसे पाचन। एनाबॉलिक होती है निर्माणकारी अभिक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण। इतना आप समझ गए होंगे। देखो इसके बाद में
इसके बाद में मैं हेडिंग लगा रही हूं केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, और इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, अब न्यूक्लियस ऐसे लिखा हुआ आएगा, स्पेलिंग भी नहीं आएगी ना, इंग्लिश में तो स्पेलिंग आएगी, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ रहेगा न्यूक्लियस। तो तुम केंद्रक के भरोसे मत रहना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और केंद्रक के लिए साइंटिफिक वर्ड तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक के लिए साइंटिफिक वर्ड कौन सा होता है, कैरियो। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा, कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की है, ये मेंशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बोला है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। आर्किड एक प्लांट है, आर्किड पादप की जड़ों में से, रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों में से, आर्किड पादप की जड़ों में से, समझ गए क्या। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किस में से की थी, आर्किड पादप की जड़ों में से की थी। और नॉर्मली एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है, नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ऐसे बनाया था ना मैंने, आपको याद होगा चित्र, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग था। तो नॉर्मली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, सामान्यतया एक कोशिका में कितना केंद्रक होता है, एक। आपका आज का सवाल सुन लो, मैंने आपको एक ये लाइन बताई है कि एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, ये तो आप समझ गए। आपका काम ये है, आप मुझे ऐसे जीवों का नाम बताना जिनकी सेल में 2 न्यूक्लियस हो, ये आपका आज का क्वेश्चन है। 2 न्यूक्लियस वाले उदाहरण आपको मुझे बताने हैं, ये आपके लिए आज का सवाल है। मैंने आपको ये बताया है कि नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो सभी के होते हैं ना, तो एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। आपको मुझे ये बताना है कि 2 न्यूक्लियस किस में मिलते हैं, समझ गए। वापस देख लो, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड पादप की जड़ों में से की थी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोलॉजी, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन 2 न्यूक्लियस किस में होते हैं, ये तो मुझे आप बताओगे ही सही। कुछ मतलब एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, कुछ पादप व जंतुओं में, कुछ पादप व जंतुओं में बहुत सारे या बहुकेंद्रकी होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। और जिन पादप और जंतुओं में बहुत सारे केंद्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो वो तो बहुकेंद्रकी कहलाएंगे ना, मल्टी न्यूक्लियर बहुकेंद्रकीय कहलाते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कहलाते हैं, जिनके अंदर ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत सारे केंद्रक हों और ऐसे एनिमल्स जिनमें बहुत सारे केंद्रक हों। अब ये बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका, बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका, मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लियर प्लांट सेल, बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका को क्या कहते हैं। और हाँ बताओ, सोच के बताओ, बहुकेंद्रकीय जंतु आता है तो बता दो, फिर मैं तो बताऊंगी सही। बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका और बहुकेंद्रकीय जंतु कोशिका। बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका को क्या कहते हैं, बहुकेंद्रकीय पादप कोशिका को कहते हैं सकोशिकीय सीनोसाइट, इसको कहते हैं सीनोसाइट। आप तो इंग्लिश वर्ड याद कर लो, सकोशिकीय हिंदी में है, इंग्लिश में है सीनोसाइट, समझ गए। और बहुकेंद्रकीय जंतु कोशिका को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताओ, मैं तो बताऊंगी सही फिर आपको। बहुकेंद्रकीय जंतु कोशिका को क्या कहते हैं, देखो बहुकेंद्रकीय जंतु कोशिका को क्या कहते हैं, सिंशियम।
नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, वो आप मुझे बताओगे, फिर कल तो मैं बताऊंगी सही। बहुत सारे पादप और जंतु ऐसे हैं जो बहुकेंद्रकीय होते हैं, और बहुकेंद्रकीय प्लांट सेल क्या कहलाती है? सिनोसाइट। और मल्टी न्यूक्लियर एनिमल सेल क्या कहलाती है? सिंशियम। इतना ध्यान रखना, जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं ऐसी प्लांट सेल को सिनोसाइट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ऐसी एनिमल सेल को क्या कहते हैं? सिंशियम। इतना आप समझ गए। अब मैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताती हूँ कैसा होता है, न्यूक्लियस की संरचना। डबल मेम्ब्रेन तो होता ही है, ये तो आपको पता ही है कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और केंद्रक के अंदर क्या होती है? एक केंद्रिका। देखो है ना, केंद्रक के स्ट्रक्चर के 4 भाग हैं, इधर लिख देती हूँ मैं। केंद्रक की संरचना या स्ट्रक्चर के कितने भाग होते हैं? 4। पहला भाग होता है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला भाग होता है केंद्रक झिल्ली। दूसरा भाग होता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। दूसरा भाग होता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तीसरा भाग होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा भाग है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसको कैरियोथिका भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसका चौथा भाग होता है क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन रेशे, क्रोमेटिन्स के फाइबर। तो ऐसे ऐसे करके केंद्रक के स्ट्रक्चर में टोटल 4 चीजें आती है, इनकी इंग्लिश में अभी लिख दूंगी। देखो, एक तो इसमें कौन आ गई? ये सबसे बाहर की ओर तो ये वाली हो गई ना, केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? कैरियोथिका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही कहते हैं कैरियोथिका। समझ गए? फिर ये वाली तो केंद्रिका होती है ना, ये रही केंद्रिका। और केंद्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और इसके बाद में इसमें ना ऐसे द्रव भरा हुआ होता है, और इस द्रव को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। और फिर इस केंद्रक द्रव्य में ऐसे धागेनुमा सूत्रों का जाल होता है, और इस धागेनुमा सूत्रों के जाल को ही क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। इतना समझ गए क्या? केंद्रक की संरचना के 4 भाग होते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका। सेकंड भाग होता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। थर्ड होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। चौथा भाग कौन सा होता है? क्रोमेटिन के फाइबर्स। फिर मैंने आपको जब सीक्वेंस बताई थी ना कि अपने को कैसे पढ़ना है, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मिलते हैं, केंद्रक के अंदर। अब आप मुझे ये बताओ कि एक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम इन वन न्यूक्लियस? कितने केंद्र, एक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं 46। एक केंद्रक में, देखो है ना, मेरी बात सुनो, अपने अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। अपने अंदर कुल गुणसूत्र 46 होते हैं ना। अब 46 गुणसूत्रों का अरेंजमेंट कैसे होता है? ऐसे नहीं होता एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे तो कहाँ ढूंढेंगे? हर केंद्रक के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। एक केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ऐसे नहीं होता है कि ऐसे सब जगह टोटल मिलाकर 46 है। शरीर में कोशिकाएं कितनी हैं? अनंत। प्रत्येक कोशिका में यदि एक केंद्रक भी है तो प्रत्येक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र हैं। जितने भी केंद्रक होंगे उनमें 46 होंगे, 46 से ज्यादा नहीं होते हैं, मैक्सिमम 46। या इनको पेयर्स में कितना बोल सकते हैं अपन? 23 जोड़े बोल सकते हैं। समझ गए? देखो ये चित्र बनाया ना मैंने, इसमें जो ये क्रोमेटिन्स के फाइबर्स होते हैं ना, ये कोशिका विभाजन के समय, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब शरीर में विभाजन होता है, सेल्स में डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, तो उस समय ये क्रोमेटिन के फाइबर्स आपस में संगनित होकर के, जुड़ कर के किस में चेंज हो जाते हैं? गुणसूत्र में। ये जो क्रोमेटिन के फाइबर्स ऐसे ऐसे थे ना, ये आफ्टर सेल डिवीजन
इस टाइप से एक गुणसूत्र के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ गए। क्रोमेटिन के फाइबर्स आपस में संघनित होकर जुड़कर और ऐसे गुणसूत्र में बदल जाते हैं। तो पहले ये वाला न्यूक्लियस था, अब सेल डिवीजन के बाद में ऐसा वाला न्यूक्लियस बन जाएगा। और प्रत्येक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब अपन यहाँ पर 46 तो बनाएंगे नहीं ना, ये तो सैंपल की फॉर्म में अपन 1 या 2 बना लेते हैं। बुक में भी आपको 1 या 2 ही मिलेंगे, 46 तो मिलेंगे नहीं। तो प्रत्येक केंद्रक में होते हैं 46। पहले केंद्रक ये वाला था, बाद में केंद्रक ये वाला बन जाएगा। इतना आप समझ गए। तो ये ध्यान रखो, प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखो गुणसूत्र की संरचना आप समझ गए। केंद्रक झिल्ली होती है, इसको कैरियोथिका बोलते हैं। इसमें पोर्स होते हैं, मतलब इसमें ना एक तो केंद्रक झिल्ली के बाहर आपको बुक में कभी डायग्राम देखोगे ना तो ऐसे बिंदियां लगी हुई मिलेंगी। तो ये जो बिंदियां होती है ना, ये इस पर कौन लगे होते हैं? राइबोसोम। और मैंने आपको बताया भी था कि न्यूक्लियस पर 80s राइबोसोम होते हैं, क्योंकि 70s राइबोसोम तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ना, यूकेरियोटिक सेल की। तो ये 80s राइबोसोम इस पे लगे होते हैं। इसमें पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स से इसमें जो भी काम हो रहा है ना वो निकल के बाहर आ सकते हैं। जैसे इसमें आरएनए बनेगा तो आरएनए निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये केंद्रिका जो भी बनाएगी तो वो इससे निकलकर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स से बाहर आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर कौन आती है यहाँ पर? केंद्रिका। तो अपन केंद्रिका के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैं हेडिंग लगा रही हूँ यहाँ पर, केंद्रिका। केंद्रिका भी याद नहीं रखो ना तुम, आजकल की जो लैंग्वेज प्रचलित है ना वो ये वाली लैंग्वेज प्रचलित है। न्यूक्लियोलस ऐसे लिखेगा हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में तो स्पेलिंग और हिंदी में ऐसे लिखेगा, फिर तुम केंद्रिका ढूंढते रहना और ऐसे एक क्वेश्चन से भी मात खा जाओगे ना, जिंदगी 2 साल पीछे हो जाएगी। और अभी तो कोरोना आ गया, अब तो सब कुछ डाउन चल रहा है, क्या पता 4 साल इंतजार करना पड़ जाए। केंद्रिका की खोज किसने की है? फोंटिना ने। केंद्रिका की खोज फोंटिना ने। और केंद्रिका नाम दिया था बोमेन ने। केंद्रिका नाम दिया था बोमेन ने। अरे जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें जन्म देने वाले तो तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन नाम तो घर में कोई भी रख देता है ना। तो इसके खोजकर्ता अलग हैं और नामकर्ता अलग हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटिना ने। केंद्रिका नाम किसने दिया? बोमेन ने। नॉर्मली एक न्यूक्लियस के अंदर, एक न्यूक्लियस में एक केंद्रिका होती है नॉर्मली, लेकिन मैंने बोला ना कि एक्सेप्शन सभी में होंगे। 1 न्यूक्लियस बराबर 1 न्यूक्लियोलस। एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होती है, लेकिन प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। प्याज के केंद्रक में कितनी केंद्रिकाएं होती हैं? 4 केंद्रिकाएं, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि एक्सेप्शन तो सभी में होते हैं। तो न्यूक्लियोलस की खोज फोंटिना, नाम दिया है बोमेन ने। एक केंद्रक में एक केंद्रिका, लेकिन प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका का काम क्या है? इसका काम होता है राइबोसोम की सब यूनिट्स को बनाना। राइबोसोम की उप इकाइयों या सब यूनिट्स कौन सी होती है? राइबोसोम की सब यूनिट्स बताना, देखा एक बार। राइबोसोम की उप इकाइयां याद है, मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था तो बताया था 70s बना था 50s और 30s से, 80s बना था 60s एंड 40s से। तो वो 2 सब यूनिट्स थी ना। तो वो राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं वो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस में बनती हैं। राइबोसोम की उप इकाइयों को बनाना इसका काम है। आरएनए को भी बनाना इसका काम है। सेकंड इसका वर्क है आरएनए को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए को बनाना भी इसका काम है। एक बार मैं वापस स्टार्टिंग से रिवाइज कर रही हूँ, आप सुन लेना, किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से समझ लो। देखो ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी, अब थोड़ा सा स्पीडली रिवाइज करूंगी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831, आर्किड पादप की जड़ों में से। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस वाला आप बताओगे मुझे। बहुकेंद्र की प्लांट सेल सिनोसाइट और मल्टी न्यूक्लियर एनिमल सेल इज कॉल्ड सिंशियम। केंद्रक के स्ट्रक्चर के 4 भाग होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स।
सेल डिवीजन के समय ये क्रोमेटिन फाइबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम में। एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। सेल जितनी है उतने न्यूक्लियस और उतने ही उसमें प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र। लिख लेना यहाँ पर एक लाइन, प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। गलती से भी ये कॉन्सेप्ट मत बनाना कि पूरे टोटल में मिलाकर 46 है, प्रत्येक केंद्रक में 46 होते हैं। सेल डिवीजन से पहले, बिफोर सेल डिवीजन ऐसा न्यूक्लियस था, आफ्टर सेल डिवीजन ऐसा न्यूक्लियस होता है। समझ गए? देखो फिर मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलस बताई। न्यूक्लियोलस केंद्रिका की खोज किसने की है, फोंटिना ने। केंद्रिका नाम किसने दिया है, बोमेन ने। नॉर्मली एक केंद्रक में एक केंद्रिका, लेकिन प्याज में कितनी केंद्रिकाएं होती हैं, 4। केंद्रिकाओं का काम क्या है, राइबोसोम की सब यूनिट्स को बनाना और आरआरएनए को बनाना। फिर इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो अपन पढ़ेंगे, और जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में। क्रोमेटिन फाइबर्स गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन के रेशे, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन के रेशे गुणसूत्र में बदल जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन के रेशे किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में। अब अपन गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं हेडिंग लगा रही हूँ, गुणसूत्र। देखो गुणसूत्र तो अब यूज में नहीं आता है वर्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्रोमोसोम आता है। हिंदी में ऐसे लिखेगा क्रोमोसोम, और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखी हुई रहेगी, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ रहेगा क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र याद रहे नहीं रहे, आपको क्रोमोसोम याद करना है। गुणसूत्र की खोज, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की खोज किसने की है, गुणसूत्र की खोज 1875 में स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की है, स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र नाम किसने दिया है, गुणसूत्र नाम दिया है वोल्डेयर ने। गुणसूत्र नाम किसने दिया, वोल्डेयर ने। 1888 में इसने गुणसूत्र नाम दिया था। और एलडीसी में सवाल आया था ये, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कौन थे देने वाले, सट्टन और बोवेरी। इसको देने वाले हैं सट्टन और बोवेरी। समझ गए क्या? देखो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर, गुणसूत्र नाम दिया वाल्डेयर ने। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी, इसको लिख लो इंग्लिश में, क्रोमोसोमल थ्योरी। याद है मैंने आपको एक सेल थ्योरी भी बताई थी, और सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन और श्वान ने। और एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन है, वायरस। बताया था वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। एक मैंने आपको यूग्लिना भी बताया था, यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स। तो क्रोमोसोमल थ्योरी को देने वाले कौन है, सट्टन और बोवेरी। इतना आप समझ गए क्या? अभी गुणसूत्र की स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं अपन। देखो एक बार, ये गुणसूत्र का चित्र है। दिख रहा होगा आपको, देखो ये गुणसूत्र का डायग्राम आपको दिख रहा है। ये गुणसूत्र का जो मध्य भाग होता है ना, बीच वाला भाग, जिससे इसकी दोनों भुजाएं जुड़ी होती हैं, इस भाग को बोलते हैं सेंट्रोमियर। स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदी में ऐसे लिखेगा वो सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है।
कल पता है आपको, मैंने तारक काय पढ़ाया था तो उसको सेंट्रोसोम बोला था, वो सेंट्रोसोम था, तारक केंद्र सेंट्रियोल थे और ये सेंट्रोमियर है। तो गुणसूत्र का मध्य भाग तो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर, और इसी को ही बोलते हैं प्राथमिक, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी में प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं, और इसी को ही काइनेटोकोर भी बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं काइनेटोकोर। तो आप सेंट्रोमियर के 3 नाम याद रखो, ये सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर, ये है प्राथमिक संकीर्णन। फिर इसकी ना ये 2 आर्म्स दिख रही होंगी आपको, 2 भुजाएं हैं जिनमें यहाँ पर बैंड भी दिख रहा है आपको ऊपर, इस बैंड के भी बताती हूँ अभी क्या है। इस टाइप से आपको इसकी 2 आर्म्स नजर आ रही हैं। इसकी जो आर्म्स होती है ना, ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। इसकी जो भुजाएं होती हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। ऊपर लिखा हुआ भी ये देखो, सिस्टर क्रोमेटिड्स लिखा हुआ है ना, तो इसकी भुजाओं को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। एक सिंगल वन क्रोमेटिड है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका आधा भाग है ना, इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। सिंगल वन क्रोमेटिड है, हिंदी में अर्ध गुणसूत्र। तो दोनों मिलाकर 2 अर्ध गुणसूत्र हो गए, 2 क्रोमेटिड हो गए। तो ये एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2, ये ध्यान रखना, आधा भाग क्रोमेटिड, तो एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड हो गए, 2। अब इसकी जो भुजाएं होती है ना, इनमें ऐसे डीएनए आरएनए ऐसे गुच्छे के रूप में इसी के अंदर लिपटे हुए होते हैं, जो मैं अभी आपको एक और चित्र में दिखाने वाली हूँ। इसी की भुजाओं में ऐसे डीएनए आरएनए लिपटे होते हैं, और फिर डीएनए में, डीएनए का ही एक छोटा सा खंड क्या होता है, जीन, और गुणसूत्र पर जीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेखीय। अब देखो इसमें एक तो ये सेंट्रोमियर हो गया, इसको काइनेटोकोर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं, और इसका आधा भाग क्रोमेटिड, तो दोनों मिलाकर एक गुणसूत्र बराबर कितने क्रोमेटिड हो गए, 2। एक और चीज दिखाऊं आपको, देखो गुणसूत्र के जो एंड पार्ट्स होते हैं ना, ये निचले लास्ट वाले जो सिरा होता है ना, एंड पार्ट्स को बोलते हैं टीलोमियर। गुणसूत्रों के अंतःखंड लिख दो ना, गुणसूत्रों के अंतःखंड क्या कहलाते हैं, टीलोमियर। गुणसूत्रों के अंतःखंड क्या कहलाते हैं, टीलोमियर। और ये वाला जो बैंड है ना यहाँ पर, एक तो ये वाला तो प्राथमिक संकीर्णन था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। एंड पार्ट के आगे भी गुणसूत्र में संकीर्णन होता है, जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। और इस द्वितीयक संकीर्णन, ये द्वितीयक संकीर्णन है ना जहां से धसा हुआ है, ये द्वितीयक संकीर्णन है। और द्वितीयक संकीर्णन के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सैटेलाइट। सैटेलाइट कहलाता है, जहां से केंद्रिका वगैरह जुड़ी रहती है, केंद्रिका का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये द्वितीयक संकीर्णन है, इससे ऊपर वाला भाग क्या होता है, सैटेलाइट। समझ गए आप इतना, ये सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन, काइनेटोकोर, और इसी के अंदर ऐसे ऐसे लिपटे हुए होते हैं गुणसूत्र, और उसी पर रेखाओं के रूप में जीन होंगे। ये एंड पार्ट गुणसूत्र का अंतःखंड क्या कहलाएगा, टीलोमियर। इतना आप समझ गए। अब इसके आगे गुणसूत्र के बारे में अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।